हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम इकोनॉमी पे बात करेंगे। इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग 200 क्वेश्चन की मैंने सीरीज स्टार्ट करी है। इसके पहले 15 क्वेश्चन आज मैं कराता हूँ इकोनॉमी पार्ट 1 में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? अभी परसों ही मैंने एक लेक्चर पब्लिश किया था जिसमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। अर्थव्यवस्था का प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर जो सरकारी है, सरकारी एवं प्राइवेट, प्राइवेट ये निजी, सरकारी एवं निजी दोनों तरह की कंपनियां और दोनों तरह के उपक्रम पाए जाते हैं और दोनों का ही नियंत्रण रहता है। मार्केट पर, बाजार पर दोनों का नियंत्रण रहता है, निजी कंपनियों का और सरकारी कंपनियों का, दोनों का रहता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है जहाँ पर पूरा नियंत्रण राज्य का हो या फिर वहाँ वहाँ की सत्ता का हो, वहाँ की गवर्नमेंट का हो। जो भूतपूर्व सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था थी, तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जब विघटन नहीं हुआ था रूस का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है जहाँ पर पूरा पूरा नियंत्रण वहाँ की प्राइवेट, निजी क्षेत्र का हो, निजी क्षेत्र की कंपनियों का या उनकी इकाइयों का हो, तो उसे हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड, पैन PAN का पूर्ण रूप है। पैन का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर एक बार ही बनता है पैन कार्ड। जो आपका अकाउंट नंबर, उसमें जो नंबर होता है वो एक बार ही बनता है। और अगर आपका खो जाए तो उसकी कॉपी निकल सकती है, लेकिन दूसरा आप नहीं बनवा सकते। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है। ऑप्शन हैं, बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो आप बोल सकते हैं सरकारी, सरकारी या तो पूरी तरह से सरकारी, या सरकारी सरकार का उसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होगा, पार्टनरशिप होगा, उसे हम बोलते हैं सार्वजनिक। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा देश है? ऑप्शन है, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र या अर्धविकसित राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकासशील राष्ट्र। भारत अभी विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आता है अगर आर्थिक विकास की दृष्टि से हम बात करें तो। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ये मैंने लेक्चर में करवाया था। मैं आपको लिंक उसका शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, आयात बंद, निर्यात बंद, नियंत्रित पूंजी या आयात निर्यात बंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयात और निर्यात दोनों बंद। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है जो वहाँ पर आयात और निर्यात बिल्कुल शून्य होता है, लगभग लगभग जीरो होता है। अगर उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया है वो बंद अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। उत्तर कोरिया बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, बंद अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण बताइए, तो आप लिखेंगे उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों पिछड़ी हुई है, इसके आपको कारण बताने हैं। ऑप्शन है, परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, कृषि व्यवस्था हम परंपरागत रूप से करते हैं, पुराने ही ढर्रे से करते हैं, पुरानी तरह से ही हम करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते भारत में अधिकतर लोग। दूसरा है देश की विशाल जनसंख्या। देश में लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है, 130 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी बात करें तो, और अगर उनके लिए उनके जीवन स्तर की बात करें तो उनका जीवन स्तर काफ़ी निम्न निम्न श्रेणी में आता है। इसीलिए भी उद्योग धंधों का इतना विकास हुआ नहीं है, इसीलिए भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। तो इसीलिए ये तीनों उपयुक्त कारण हैं, तीनों सही माने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास से तात्पर्य है, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। ऑप्शन से, घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अगर आर्थिक विकास हो रहा है कहीं पे तो वहाँ का जो प्रोडक्शन है वहाँ पे उद्योग धंधों का, उसमें भी विकास होगा, उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। अगर उद्योग धंधों का विकास होगा तो वहाँ पर उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, आय का समान वितरण होगा और आत्मनिर्भरता होगी। लोग आत्मनिर्भर बनने लगेंगे और वहाँ पर जो जो गरीबी है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आय का समान वितरण रहेगा। इसीलिए उपयुक्त तीनों कारण माने जा सकते हैं, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा है, मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन पूछे कितने क्षेत्र होते हैं तो आपको बताना है 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा है तो ऑप्शन है कृषि, वन, उत्खनन या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो हम साधारण शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे मान के चलिए जो प्रकृति हमें देती है स्वयं, उसे हम बोल सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि हो गया, वन हो गया, उत्खनन हो गया, या खानें हो गई, खदानें हो गई, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करूँ तो द्वितीय क्षेत्र में आपके आते हैं उद्योग धंधे या विनिर्माण इकाइयाँ जिसमें निर्माण किया जाता है वस्तुओं का। और तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, यह सभी आती हैं आपकी सेवाएं होती हैं सेवाएं। तो सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये मैंने अभी बताया था। सेवा किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। चतुर्थक कोई होता नहीं है, इसका क्षेत्र हो जाएगा तृतीयक। सेवा सबसे निचले से निचले व्यक्ति के पास तक पहुंचती है, जैसे बैंकिंग सेवा हो गई या टेलीफोन सेवा हो गई या फिर आपकी किसी भी प्रकार की सेवा जिससे हम इफेक्टेड रहते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, वो सभी आती हैं तृतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, योजना आयोग या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आपको पता है बाजार पर नियंत्रण, बैंकों पर नियंत्रण करती है। योजना आयोग तो अब खत्म कर दी जा चुकी है या फिर उसका विखंडन कर दिया है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग होता नहीं है, केंद्रीय सांख्यिकीय आयोग होता है, जिसे हम बोलते हैं CSO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय आयोग। राष्ट्रीय आय की गणना करती है, इसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, लिख सकते हैं। और इसकी स्थापना करी गई थी 1951 में। अगला प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011-12। राष्ट्रीय आय की आधार वर्ष जो है वो 2011-12 के आधार को मानकर निकाली जाती है। अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है तो 2011-12 को हम आधार वर्ष मानेंगे, उसी के हिसाब से निकालेंगे। अगला आता है, राष्ट्रीय आय है क्या? ऑप्शन है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो उसका सूत्र बन जाता है NNP में से हम घटा देते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज, जो हम सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, उनका जोड़ हम NNP में से घटा देते हैं तो हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं सेवा का क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? या सर्वप्रथम आय का अनुमान किसने लगाया राष्ट्रीय आय का? ऑप्शन है KN राज, KM मुंशी, RC दत्त या दादाभाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उस समय थी लगभग 20 रुपये वार्षिक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, किस क्षेत्र का है? जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ऑप्शन हैं कृषि, सेवा, उद्योग या अवस्थापना। तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा।
सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है लगभग 60%। 60%। कृषि का आता है लगभग 19 पॉइंट कुछ प्रतिशत, 19% हम लगा सकते हैं। कृषि का लगभग 19% राष्ट्रीय आय में योगदान रहता है। सेवा क्षेत्र का लगभग 60% योगदान रहता है।